हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, अभी हमने जो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसको रिवीजन करके आगे हम चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि 14 से 15 अगस्त मिडनाइट को 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रात में बुलाया। अब इस असेंबली के सामने उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को यूज़ किया और उस स्पीच में उन्होंने भाग्य के साथ अपने को डेस्टिनी पानी है, अपने को एक टारगेट पे पहुंचना है, ये बात उन्होंने रखी थी। अब इस बात में उन्होंने स्पेशली कुछ पॉइंट्स पे नोटिस किया कि जैसे कि जितने भी लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल मूवमेंट में अपनी जान गंवाई है, अपने योगदान दिया है, अपना रोल निभाया है, उन सब लोगों की दो इच्छाएं सबसे बड़ी थी। कि उनकी पहली इच्छा थी कि वहाँ पे मतलब कि देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, और दूसरी इच्छा उनकी ये थी कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबके लिए काम करे, सबके लिए चले, ना कि किसी पुअर को दबाए और ना सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को परेशान करे। इस तरह की इच्छाओं के साथ है ना, जवाहरलाल नेहरू ने थ्री नेशन मतलब थ्री चैलेंजेस के बारे में भी सब कुछ बताया। थ्री चैलेंजेस में उन्होंने सबसे पहला चैलेंज बताया कि देश में सबसे पहले का चैलेंज है कि इतना बड़ी डेमोक्रेसी हम जो बनाना चाहते हैं उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो डेमोक्रेसी एक साथ रह पाए। नहीं तो हम देख चुके हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है अभी, मुस्लिम लीग और हिंदू जो मेजोरिटीज़ हैं वो सब अलग थलग होने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि भारत आगे चल के भी और अलग अलग नेशंस में कन्वर्ट हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया अपनाना चाहिए जिससे कि हम एक शेप दे सकें नेशन को, दैट वाज यूनाइटेड, जो यूनाइटेड हो। अब नेशन को शेप देने से मतलब आप ये मत समझिएगा कि नेशन में स्टेट्स को पकड़ सकें। अरे हमारे यहाँ कई सारी डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में, तो उन सब डाइवर्सिटीज़ को एक साथ रखने के लिए काम करने की जो बात है वो हमारी है सोसाइटीज़, मतलब वो हमारी है शेप ऑफ द नेशन मेनली। इसमें फर्स्ट चैलेंज के बाद सेकंड चैलेंज आया एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बनाना। डेमोक्रेसी को कैसे बनाएंगे? डेमोक्रेसी को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट किया गया था जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को देखा था। हमने देखा था कि हम एवरी सिटीजन को वोटिंग राइट्स दे रहे थे। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं पर एक सेकंड चैलेंज को कंप्लीट करती थी जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की बात थी। जैसे कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी क्रिएट कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें हमें डेमोक्रेसी बनाने में हेल्प कर रही थी। अब आपने एक बात देखी होगी कि हमने सेकंड चैलेंज में ये पढ़ा है कि हमारे पास एक जो ये तीन चैलेंज थे, इन तीन चैलेंज को फेस करने के लिए जो एक पूरा मैटर था वो था ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेकिंग एंड विद द पावर। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना ही काफ़ी नहीं था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। एक डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी चालू होनी थी जिससे कि लोग उसे फॉलो करें। अदरवाइज अच्छे लोग उसे फॉलो करते बट बुरे लोग उसे फॉलो नहीं करते। अब ये सारी चीज़ों को सोच करके उन्होंने थर्ड चैलेंज भी एक बार अपने डिसाइड किया कि थर्ड चैलेंज जो भारत के सामने है, टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। इन्होंने बात करी थी कि यहाँ पे एंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि किसी एक सेक्शन का। स्पेशल प्रोटेक्शन भी देने चाहिए कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, कुछ रिलीजन और कल्चर कम्युनिटीज़ को। अब जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16.4 में इक्वलिटी की हम बात करते हैं और रिजर्वेशंस की हम बात करते हैं। पार्ट थर्ड जो वोटिंग है इसकी हम बात करते हैं, इसमें हम सबके लिए इक्वली शो कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, और यही हमारी बात आती है थर्ड चैलेंज को फेस करने की। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैलेंज की बात आ गई, अब इसके बाद अब हम आगे देखेंगे। ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड चैलेंज का। नाउ वी कैन मूव इन फ्रंट ऑफ दैट। अब इसमें हम देखते हैं सेकंड जो हमारा शुरू हुआ कि हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रेस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस, की इंडिपेंडेंट इंडिया रेस्पॉन्ड कैसे करता है इन चैलेंजेस पे। टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्ट सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट तो किया। दिस एंटायर बुक इज एन अटेम्प्ट टू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी वो इन सब चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड करने के लिए बनाई गई थी। The book tells the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like these. In the
first three chapters we look at how the three challenges mentioned above were faced in the early years after independence. मतलब कि इस पूरे पैरा में हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें बताएगा कि हम कैसे शेप दे रहे हैं नेशन को। सेकंड चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरह से हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना रहे हैं, और थर्ड चैप्टर हमें इस बुक का बताएगा कि हम किस तरह से सबके लिए वेल बीइंग कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यूज़ करते हुए। अब इन दिस चैप्टर वी विल काउंटेड द नेशन थ्योरी। अब हम इसमें है ना इशू ऑफ नेशन यूनिटी और सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा प्राइमरी चैलेंज था। नाउ वी कैन मूव सम अदर पार्ट ऑफ दैट। पहले उससे पहले कुछ केस स्टडीज़ हमारे सामने हैं, उन केस स्टडीज़ को देख लेते हैं। लाइक दैट वी हैव अ केस स्टडी ऑफ फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत ही अच्छे पत्रकार, एक तरह से एक पॉलिटिकल लर्नर हैं, जिन्होंने कहा है कि जब वो आज़ाद थे तब सही, मतलब जब वो ब्रिटिश रूल के अंडर में थे तब सब कुछ ऐसा लगता था कि आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जब फैज़ अहमद फैज़ जब फैज़ अहमद फैज़ 1911 से 84 तक जब ये इन्होंने आज़ादी का वो वक्त देखा, तो इन्होंने ये पाकिस्तान में रहते थे पार्टीशन के वक्त में, ये पार्टीशन के अपोज़ में काफ़ी ज़्यादा बोले, लेकिन इनके अपोज़ में बोलने की वजह से इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और पुलिस ने इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताई। ये रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ये बहुत बड़े पोएट माने जाते थे साउथ एशिया के 12th सेंचुरी में, सॉरी 20th सेंचुरी में। अब हम और केस स्टडीज़ में सबसे पहले दो केस स्टडीज़ को पढ़ना सब पसंद करेंगे, जिसमें से हम देखते हैं एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और सेकंड थे इसमें जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। नाउ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कॉज ऑफ टाइम all these angularities of the majority and minority communities। हम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम काम करेंगे अपनी आत्मा से, हम सबके लिए काम करेंगे, हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के लिए सारी सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। द हिंदू कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी हो और चाहे वो हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी हो, बिकॉज इवन एज रिगार्ड्स मुस्लिम यू हैव पठान्स पंजाब सियास सुन्नीस। अब ये मुस्लिम से कहते हैं क्योंकि मुस्लिम तुम लोगों के पास पठान्स हैं, पंजाबीज़ हैं, सियाज हैं, सुन्नीस हैं, और अमंग द हिंदूज़, और हिंदूज़ के पास ब्राह्मण्स, वैष्णव्स, क्षत्रियाज एंड बेंगलीज, मद्रासीज एंड सो ऑन। और हिंदूज़ के पास ये सारे तरह के लोग हैं जो डाइवर्सिटीज़ को शो करते हैं। विल वैनिश, ये सब मिट जाएंगे अगर हम एक साथ में नहीं रहे तो। यू आर फ्री, आप सब फ्री हो। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, आप अपने टेम्पल में अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हो। यू आर फ्री टू गो टू द मॉस्क्यूज और टू गो टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के अंदर आप फ्री हो मॉस्क्यूज में जाने के लिए, आपको कोई भी जगह पर जहाँ पे आप अपनी वर्शिप करना चाहते हो वहाँ पे जा सकते हो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को, किसी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अडॉप्ट कर सकते हो जो कि आप चाहते हो। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, इससे स्टेट को कोई मतलब नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हो क्या करना नहीं चाहते अपने सेल्फ मैटर में। ये बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब इस बात के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान की तरफ से बात कही थी तो हमारे जवाहरलाल नेहरू भी कुछ ना कुछ कहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू बोले थे वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी, हमारे पास एक मुस्लिम माइनॉरिटी जनसंख्या है, हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कांट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स। ये कहने को माइनॉरिटी है, हु आर सो लार्ज इन नंबर्स, लेकिन ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। दैट दे कांट इवन इफ दे वांट, तो ये कहीं भी आ जा नहीं सकते एनीवेयर एल्स, बिकॉज ये these are so large in the numbers that a basic fact about these about which there can be a no argument। इसलिए कोई बेसिक फैक्ट इसमें ये है कि नो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं हो कि है ना पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम्स को बाहर भगा दिया जाए, मुस्लिम को देश से निकाल दिया जाए, ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वॉट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वॉट एवर द indigenous and horrors inflicted on non-Muslim there, यहाँ पे हम सबको देखना है कि हमारे लिए पाकिस्तान के आए हुए लोग जो कि
काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखकर पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे आए हैं, हमें उनको डील करना है। वी हैव गोट टू डील विद दिस माइनॉरिटी इन अ सिविलाइज्ड मैनर। पाकिस्तान से आए हुए वो लोग जो हमारे साथ रहने के लिए आए हैं और कुछ मुस्लिम जो हमारे साथ हैं, उन सबको हमें एक अच्छे से माइनॉरिटी की तरह सिविलाइज्ड मैनर में डील करना है। उनको ऐसा नहीं लगने देना है कि वो अपने घर में नहीं है। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी, हमें उनको सिक्योरिटी देनी है, उनको राइट्स देने हैं सिटीजन्स के, उन्हें डेमोक्रेटिक स्टेट्स में एक पार्टिसिपेशन देना है। इफ़ वी फेल, अगर हम फेल हुए इसमें, इस काम को करने में, वी शैल हैव अ फायर सोर विच विल इवेंचुअली पॉइजन टू होल बॉडी पॉलिटिक एंड प्रोबेबली destroy it। अगर हम इस चीज़ को करने में फेल हुए तो क्या पता हम जो डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं भारत की, वो डेमोक्रेसी कंप्लीट होकर भी कुछ ही वक्त में डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी तरह से मिट जाए। तो ये सारी बात हमने इसमें देखी। अब हमारा आता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इन 3 बात पे हम फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि ऑन 15 और 14 अगस्त 1947, 14 से 15 अगस्त 1947 में नो वन बट नो टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। किसी को नहीं पता था कि 2 नेशन स्टेट्स बन जाएंगे। छोटे-मोटे लोग जो कि नॉर्मल पर्सन्स थे, उनको इंडिया एंड पाकिस्तान जब बने, दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। ये पार्टीशन का रिजल्ट था, डाइविशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को तोड़ करके 2 स्टेट्स बनाए गए, एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। द ड्राइंग ऑफ द border demarcating the territory of each country mark the culmination of political development that you have read about in the history textbook। आपने अपनी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि हमने ड्राइंग की थी अपनी बॉर्डर्स को, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स को हमने ड्राइंग किया था। और इस बॉर्डर्स को ड्राइंग करने में हमने पॉलिटिकली अपने आप को डिवाइड किया था, जिससे कि हम अपनी सॉवरेनिटी, अपनी राइट्स को इक्विप्ड कर सकें, ले सकें, बना सकें और उस पर चल सकें। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत अगर हम देखना चाहें तो एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग ने रखी थी आगे, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट 2 पीपल्स, हिंदूज एंड मुस्लिम। इन्होंने कहा था, मुस्लिम लीग ने उस वक्त कहा था कि इंडिया कंसिस्ट करती है 2 तरह के लोगों को, एक है हिंदू, एक है मुस्लिम। दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी, अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम, सेपरेट कंट्री ऑफ द मुस्लिम के लिए, कि वो हिंदू के लिए हिंदुस्तान को रहने दिया जाए, पाक और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाया जाए। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, कांग्रेस ने अपोजिट किया इस थ्योरी पर, लेकिन एंड द डिमांडेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड पर। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस, कांग्रेस की पॉलिटिकल कंपटीशन जो बन रही थी, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश रूल लेड द डिसीजन टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ब्रिटिश, मुस्लिम्स और साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहे थे कांग्रेस के अंदर, उन सब वजह से हमने पाकिस्तान को बनते हुए देखा। नाउ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसा होगा? दस इट वॉज डिसाइडेड that was till then known as India would be divided into 2 countries। अब इंडिया 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। सच एज डिवीजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, ये पेनफुल ही नहीं था डिवीजन, बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था डिसाइड करना और इम्प्लीमेंट करना, मतलब प्रोसेस को अपनाना। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन मेजोरिटीज़। इसमें मेजोरिटीज़ ने प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन को एक मुद्दा बनाया, जिससे कि वो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान में और मुस्लिम पाकिस्तान में बेस करेंगे, रहेंगे। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरिया वर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड वेक अप टू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। देखा गया कि जो मुस्लिम्स का एरिया है, मीन्स दैट एरिया वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, उस एरिया में जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में, वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान बनाई गई। द रेस्ट स्टे विद इंडिया, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको इंडिया के अंडर में छोड़ दिया गया। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, देखने में ये आइडिया बहुत ही सिंपल है, कहने में क्या जाता है कि है ना, पाकिस्तान का जो एरिया था, मेजोरिटी जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान बना दिया और जहाँ पे बचा हुआ हिस्सा था वो इंडिया बना दिया। लेकिन असलियत बात ये है
बट इट प्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। इसमें कई सारी डिफ़िकल्टीज दिखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो है इसमें डिफ़िकल्टी, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। इन ब्रिटिश इंडिया में एक सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई, देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे दो एरियाज थे जहाँ पे कंसंट्रेशन कराया गया था। जैसे कि आपने सुना होगा बंग भंग एरिया, आपने सुना होगा पंजाब का एरिया। तो पंजाब का एरिया और बांग्लादेश का एरिया पहले थोड़ा सा कंसंट्रेशन कराया था मुस्लिम्स के लिए। नाउ अगर ये सोचें अगर आप कि डिफ़िकल्टीज़ कैसे आई होंगी, तो अगर डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती तो इतने लाखों लोग अपनी जान से हाथ थोड़ी धो बैठते। अपनी जान गंवाई उन सब लोगों ने, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं भी एक सिंगल बेल्ट थी ही नहीं मुस्लिम मेजॉरिटी की। नाउ वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। अब जब मुस्लिम पाकिस्तान बनाने की बात कर ही चुके थे तो वन इन द वेस्ट में बनाने की बात हुई थी और वन इन द ईस्ट। जो ईस्ट में है वो आज का बांग्लादेश है, जो कि 1971 में बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया है। नाउ वी हैव द वी हैव टू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट। कोई भी एक एरिया नहीं था जिससे कि इन दो पार्ट्स को ज्वाइन कर सकते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज। इसलिए डिसाइड हुआ कि जो पाकिस्तान है उसकी दो टेरिटरीज होंगी, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेटेड बाई अ लॉन्ग लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो कि एक काफ़ी बड़े इंडियन टेरिटरी को कवर अप करता था। तो फर्स्टली डिफ़िकल्टी ये थी। सेकेंडली डिफ़िकल्टी, नॉन नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी इस एरिया वांटेड टू बी इन द पाकिस्तान। सभी मुस्लिम एरियाज, सभी मुस्लिम मेजॉरिटीज़ नहीं चाहते थे पाकिस्तान में मिलना। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, आप ये मैप देख रहे होंगे, इस मैप में आप देखे होंगे ये NWFP वाला जो एरिया है इस साइड में पाकिस्तान का, इस एरिया में एक इंसान था जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने, ये अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, बिल्कुल भी इनको किसी ने भी अपोज़ नहीं किया था। लेकिन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जब ये यहाँ पे लीड कर रहे थे और पाकिस्तान के अलग होने की बात कही थी, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनको अपोज़ किया गया टू नेशन थ्योरी में। जब ये अपोज़ कर रहे थे तो इनको अपोज़ किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इवेंचुअली हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर्ड, और इनकी आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और NWFP को पाकिस्तान में मर्ज कर लिया गया। अब आप देख सकेंगे ये NWFP कहाँ पे है। हमारा यहाँ पे हम देखेंगे पंजाब, यहाँ पे सिंध, यहाँ पे बलूचिस्तान और यहाँ पे NWFP। इस तरह से एरियाज़ को बांटा गया। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट, अब थर्ड डिफ़िकल्टीज में आई। द थर्ड डिफ़िकल्टी इज़ दैट two of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large area where the non-Muslims were in majority। ये बहुत बड़े एरियाज काटे हुए थे। एक था पंजाब, एक था बंगाल, जो कि बहुत बड़े मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पे भी सस्टेन करते थे, रहते थे। Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district of the lower level. This decision could not be made by the midnight of 14 or 15 August. It means that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. Means 14 और 15 अगस्त के दिन किसी ने नहीं सोचा था कि है ना वो किस देश में जाएंगे, वो इंडिया में है ना सुबह उठेंगे या फिर पाकिस्तान में उठेंगे। द पार्टीशन ऑफ दिस टू प्रोविंसेस कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। एक बड़ा सा एक पार्टीशन एक बड़ी सी ट्रॉमा सिचुएशन क्रिएट कर चुकी थी देश के लिए। दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंटरेक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। ये काफ़ी बड़ा पार्टीशन का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इससे माइनॉरिटीज़ जो दोनों साइड्स थे बॉर्डर के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उन सब को फेस करनी पड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, लाइक लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान। काफ़ी लाखों में हिंदू और सिख पाकिस्तान के एरिया में रह गए थे, एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल, और लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पंजाब और बंगाल की साइड में रह गए थे, एंड सम एक्सटेंट ऑफ दिल्ली, और कुछ दिल्ली के साइड में, एंड सराउंडिंग एरियाज और आसपास के एरियाज में, फाउंड देमसेल्फ ट्रैप।
सब लोग अपने आप को एक तरह से ट्रैप्ड मान रहे थे, मतलब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। वो अपने आप को घेरा घेरा हुआ मान रहे थे। दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम्स। उन लोगों ने अपने आप को वहाँ उस अपने घर में ये सोचना मजबूर हो गए वो लोग कि वो अनडिजायरेबल एलियंस हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान में रह रहे हैं अपने ही घर में रहते हुए। इन द लैंड वेयर they and their ancestors had lived for centuries। कई सालों से जिनके घर वाले, जिनके दादा परदादा उस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह पर रहते हुए वो अपने आप को अनडिजायरेबल एलियंस मानने लगे। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack। अब इन लोगों को जो माइनॉरिटीज़ थे, उन लोगों को टारगेट करना बड़ा ही आसान बन चुका था, इसलिए माइनॉरिटीज़ को रोका जा रहा था, मारा जा रहा था। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। किसी के पास इसको रोकने का तरीका नहीं था, ना ही पाकिस्तान में, ना ही इंडिया में। इनिशियली द पीपल एंड द पॉलिटिकल लीडर्स kept hoping that this violence was temporary and would be complete controlled soon। इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स सोचने लग गए थे कि ये जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा, बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये वायलेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। अब इस वजह से कई सारे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा था अपने घरों को छोड़ने के अलावा। ऑफ्टन एट अ फ्यू हाउस नोटिस, कुछ ही घंटों में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई और लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ कर भागने लगे। तो यहाँ पर अपनी वीडियो हुई कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में।